निखिल, क्या तुम सुबह सुबह फोन में ये रील और शॉर्ट्स देखते रहते हो? कितनी देर से बोल रही हो दूध ऑर्डर कर दो। हाँ हाँ, चाय बना लो, मैं बस उठ ही रहा हूँ। चाय बना लो? अरे निखिल, पहले दूध तो ऑर्डर करके मंगवाओ, तभी तो चाय बनेगी। कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा? तुम देख क्या रहे हो फोन में? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं, वो मेरठ वाली न्यूज की वीडियो देख रहा था। बस पूरे फोन में यही न्यूज घूम रही है और तुम भी हो कि यही देखे जा रहे हो? मत देखो, दिमाग खराब होता है, तरह तरह के बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन में। और वैसे भी मॉर्निंग टाइम में ये सब मत देखा करो, कुछ अच्छा देखो, वरना दिमाग में यही सब घूमता रहेगा। अब छोड़ो ये सब और दूध ऑर्डर कर दो प्लीज। हाँ, साथ में रस का पैकेट और बिस्किट भी कर देना। और मेरे फेवरेट पता है ना कौन से हैं? यस डार्लिंग, मुझे पता है तुम्हारे फेवरेट कौन से हैं, क्रीम वाले बिस्किट। मेरे प्यारे पतिदेव, तुम मेरी हर पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हो। अब जल्दी से ऑर्डर करो, वरना मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगी और तुम्हें ड्रम में डाल दूंगी। क्या? वर्षा जोर जोर से हंसते हुए किचन में चली गई। निखिल ने ऑनलाइन दूध बिस्किट ऑर्डर कर दिया। तभी निखिल के दोस्तों के ग्रुप मैसेजेस आने लगे, जिनमें ड्रम वाली घटना की वीडियोस, फोटोज, न्यूज शेयर होने लगी। तभी वर्षा ने किचन से आवाज लगाई, निखिल देखो, दरवाजे की घंटी बजी है, दरवाजे पर कोई आया है। ओह हाँ, देख रहा हूँ, डिलीवरी आई होगी। निखिल ने ऑर्डर लिया और कुछ देर बाद रेडी होकर ऑफिस चला गया। एक दिन शाम को जब निखिल ऑफिस में लंच कर रहा था, तभी उसका दोस्त उसके पास आया। वो बड़ी परेशानी में था। क्या हुआ अजय, तू इतना सुस्त क्यों है और घबराया हुआ भी है? क्या ही बताऊं, मेरी बीवी कल शाम एक नीले ड्रम खरीद कर आई है। बोल रही है टंकी का पानी चला जाता है, इसीलिए पानी भर के रखा करेगी। गर्मी आ रही है तो पानी की ज्यादा जरूरत होती है। अब तभी से मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, और ऊपर से वो न्यूज देखी नीले ड्रम वाली, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अभी सुनीता को ड्रम खरीदने की क्या जरूरत थी जब ये वाली न्यूज चल रही थी। पागल है क्या, खरीद लिया होगा। नीला ड्रम स्टोर करके रखने के लिए ही होता है, बहुत से घरों में होता होगा। ये अलग बात है कि तेरे और मेरे घर में ड्रम नहीं है नीला वाला। कोई बात नहीं, खरीद लिया होगा, इतना ध्यान मत दे। निखिल ने अपने दोस्त अजय को समझा दिया, पर शाम के समय जब निखिल खुद घर पहुंचा तो उसके तो तोते उड़ गए जब उसने देखा कि उसके घर के आंगन में भी एक नीला ड्रम रखा हुआ है। निखिल के हाथ पैर फूलने लगे। तभी वर्षा कमरे से बाहर आई। ये देखो निखिल, मैंने नीला ड्रम खरीदा है, सोच रही हूँ इसमें सारा कबाड़ भर कर रखा करूंगी। अरे पूरे घर में इधर उधर पुराने पेपर, छोटे मोटे टूटे फूटे सामान पड़े रहते हैं। अब ये एक जगह बना दूंगी, जो भी चीज हो अपनी तुम इसमें भर दिया करना, फिर कबाड़ी वाला आएगा तो हम उसे बेच दिया करेंगे। आज से पहले तो तुम्हें कभी नीले ड्रम की जरूरत नहीं पड़ी, अचानक से कबाड़ रखने की जरूरत कैसे पड़ गई? और नीला ड्रम ही क्यों? कोई बास्केट या पुराने बैग में भी तो रख सकती थी, नीले ड्रम में कबाड़ क्यों रखना? अरे बाजार गई थी, पसंद आ गया तो ले लिया, इसमें इतने सवाल करने की क्या जरूरत है? एक नीला ड्रम ही तो है, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मुझे समझ नहीं आता नीले रंग के ड्रम को इतना डरावना क्यों बना दिया है। मुझे लगता है न्यूज देख देख कर तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। मैं तो इसी में सामान रखूंगी, रोक कर दिखाओ। वर्षा गुस्से में रसोई में चली गई। पता नहीं, एक तो घर के लिए चीज खरीदो, घर की साफ सफाई का ध्यान रखो, और ऊपर से बातें सुनो कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। कोई प्रशंसा नहीं, बस ऑफिस से आए और सुना दिया। मैं तो इसी ड्रम में सामान रखूंगी, मेरी मर्जी। निखिल चुपचाप आंगन में रखे नीले ड्रम को घूरने लगा। उसका दिमाग तरह तरह की कल्पनाओं में उलझ गया। कहीं वर्षा ने भी नहीं, ये सब न्यूज का असर है। लेकिन अचानक से नीला ड्रम और कबाड़ रखने के लिए कहीं ये भी नहीं। निखिल, दिमाग मत खराब कर। निखिल ने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसने ठान लिया कि वो रात को ड्रम की सच्चाई जानकर रहेगा। रात को वर्षा किचन में बर्तन समेट रही थी और निखिल चुपके से आंगन में गया। उसने धीरे धीरे ड्रम का ढक्कन उठाया। अब देखता हूँ अंदर क्या है। निखिल ने ड्रम में झांका तो अंदर पुराने अखबार, टूटे हुए खिलौने, बेकार की प्लास्टिक की बोतलें और कुछ और कबाड़ रखा हुआ था। निखिल ने राहत की सांस ली। सच में कबाड़ ही है, मैंने तो बेकार में दिमाग खराब कर लिया था। निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो बस देख रहा था कि तुमने क्या रखा है ड्रम में। निखिल की बात सुनकर वर्षा हंसते हुए उसके पास आई और बोली, तुम्हें तो सच में नीले ड्रम का फोबिया हो गया है। मैं कब से कह रही थी कि न्यूज मत देखा करो, अब देखो ना, अपने ही घर में डर रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर इतना ही विश्वास है? हाँ यार, तुम सही कह रही हो, मैं बेकार में पैनिक कर रहा था। वैसे ड्रम में तुम्हें डालने का प्लान अभी कैंसिल कर दिया है, लेकिन अगली बार दूध ऑर्डर करना भूल गए तो सोच लेना। हाँ, वैसे आई लव यू टू वर्षा, एंड सॉरी। मैं भी पता नहीं ये फोन में न्यूज देख देख कर तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रहा था, अपने रिश्ते को खराब कर रहा था। निखिल और वर्षा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। निखिल ने ठान लिया कि वो न्यूज और बेकार की अफवाहों से दूर रहेगा। उसने दोस्त को भी समझाया कि बिना मतलब डरने की जरूरत नहीं है। यार तू सही बोल रहा है,
हम लोगों को न्यूज देखकर इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम जो भी न्यूज देखते हैं उसे देखकर अजीब अजीब ख्याल खुद ही मन में ले आते हैं, जो हमारे आपसी रिश्तों को खराब कर रहे हैं। शादी पवित्र रिश्ता है। पहले जमाने में ये सब बातें नहीं होती थी। आजकल हम तरह तरह की खबरों को सुनकर अपने बारे में भी वैसा सोचने लगते हैं, लेकिन दुनिया में कभी गलत नहीं सोचेंगे। तो हमें सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए कि हर कोई मुस्कान और साहिल की तरह दरिंदा नहीं होता, जो सौरभ जैसे एक बेकसूर और इतना प्यार करने वाले लड़के को पल भर में मार दे। ऐसा काम जो लोग करते हैं शायद उनका दिल ही नहीं होता। कभी वर्षा और स्नेहा जाते हैं। उन दोनों ने कैफेटेरिया में निखिल और अजय की बातें सुन ली थी। भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों इसीलिए यहाँ आए हैं क्योंकि हम जानते थे कि आप दोनों अभी भी इसी बात को लेकर परेशान होंगे। पर आप दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं। कम से कम आपने इस बात पर यकीन तो किया कि हर लड़की मुस्कान और हर लड़का साहिल नहीं होता। रिश्तों में विश्वास जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास की नींव पर टिका होता है। अजय, अब आप भी मन से सारे बुरे ख्याल निकाल दीजिए। निखिल, क्यों ना हम सब घूमने के लिए हिमाचल चले? हिमाचल? हिमाचल घूमने का नाम सुनकर चारों जोर से हंस पड़ते हैं। अरे कुछ नहीं, नकली चोटी लगाकर आती है वो, मुझे सब पता है। एक दिन मैंने वॉशरूम में देखा था, इतने छोटे छोटे बाल थे उसके, और फिर जब वो क्लास में आई तो भाई साहब ये लंबी चोटी। मैं तो तभी समझ गई थी तुम लोग फालतू में ही उसके बालों की हाइप क्रिएट करती रहती हो। अरे पागल बनाती है वो तुम सबको। दिव्या ऐसी ही थी। जब तक वो दिन भर में 4-5 बातें इधर की उधर और इधर की उधर ना कर ले, उसका खाना ही हजम नहीं होता था। अपनी इसी आदत से उसने अपनी कई सहेलियों को आपस में लड़वा दिया था। पर ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और फिर दिव्या की शादी हो गई। अब मेरी बात सुनो ना। हाँ भाई, क्या हो गया? तब से दिमाग खाए जा रही हो। दिमाग नहीं खा रही हूँ, कुछ बताना चाहती हो। रोहन, लो बैठ गया सब छोड़ छाड़ के। बताओ क्या बात है? वो गली नंबर 4 की शर्मा आंटी को जानते हो ना? वो जो मोटी सी है? हाँ, वही। अरे बहुत ही बुरी औरत है वो। एक तो खा खा कर मोटी हो गई है, ऊपर से सबसे चुगली करती फिरती है। तुमने ये बताने के लिए मुझे यहाँ बैठा है? नहीं, ये बताने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि उस मोटी की लड़की भाग गई है। भाग गई मतलब? अरे उसका किसी लड़के से चक्कर था तो दोनों ने भागकर शादी कर ली। हाँ तो ठीक ही किया उसने। अरे पर वो लड़का ब्राह्मण भी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? वैसे दिव्या, ये जो तुम कर रही हो ना, इसे भी चुगली ही कहते हैं। हाय, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं चुगली कर रही हूँ? अरे इसे चुगली नहीं कहते, इसे तो वो हाँ बताओ ना, क्या कहते हैं? इसे तो बस बात बताना कहते हैं, और क्या। तुम भी ना गजब करती हो। चलो अब मैं नहाने जा रहा हूँ, और तुम ना जरा अपनी ये आदत छोड़ दो यहाँ से वहां करने की, वरना किसी दिन बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगी। हाँ ठीक है, जाओ आप। अब तो बात ही करना बेकार है। अपने पति से बहस करने के बाद दिव्या कपड़े प्रेस करने लगती है। फिर उसी शाम, अरे दिव्या इधर तो आओ। जी मम्मी जी, मैं और तुम्हारे पापा मंदिर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, 1 मिनट। वो मंदिर के पास जो लड़की बैठती है ना, फूल बेचने वाली, अरे वो गोरी सी। कौन? आरती? हाँ, क्या हुआ उसे? उससे प्रसाद मत लेना आप लोग। क्यों भाई, क्या बुराई है उसके प्रसाद में? हाँ, और हम तो इतने सालों से उसी की दुकान से प्रसाद ले रहे हैं। अरे नहीं मम्मी जी, पता है वो विधवा है। नहीं, वो तो सिंदूर लगाती है, मुझे याद है अच्छे से। हाँ, वो इसलिए ताकि उसकी दुकान चलती रहे। मतलब ये कि प्रसाद तो हमेशा सौभाग्यवती से ही लेना चाहिए ना। मुझे तो किसी ने बताया कि उसका पति तो 2 साल पहले ही मर गया था, पर फिर भी उसने सिंदूर लगाना नहीं छोड़ा। अब बताइए, ऐसी धोखेबाज औरत से प्रसाद लेंगे क्या आप? ओहो दिव्या, तुम भी ना, मतलब किसी ने तुम्हारे कानों में कोई बात डाल दी और तुमने यहाँ उड़ेल दी। क्यों? उड़ेली नहीं है पापा जी, मैंने तो बस करो दिव्या, पता नहीं तुम्हारी ये आदत कब जाएगी। ये कहकर महेश और रीना मंदिर के लिए निकल गए। उधर दिव्या धीरे से बड़बड़ाने लगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो इनके भले की बात कहो, ऊपर से ये सब लोग कहते हैं कि मैं चुगली करती हूँ। अरे ये कोई चुगली है भला? मेरी तो कदर ही नहीं है इस घर में। दिव्या गुस्से में रसोई में गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। फिर उसने जैसे ही फ्रिज खोला, लो सब्जी नहीं है तो खाना क्या बनाऊं, अब मुझे ही सब्जी लानी पड़ेगी। झल्लाई दिव्या ने झट से झोला उठाया और घर में ताला लगाकर सब्जी मंडी की तरफ तेज कदमों से चल पड़ी। तभी वो एक आदमी से जोर से टकरा गई। टक्कर की वजह से वो दोनों ही गिर पड़े और फिर माफ करना बेटी, तुम ठीक तो हो ना? दिखता नहीं है क्या आपको अंकल? उफ, ये सारे बुढ़े एक जैसे होते हैं। एक मेरे ससुर जी ने दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है, उन्हें उस प्रसाद वाली में कोई बुराई नहीं दिखती।
और एक आप जिन्हें रास्ते में चलते लोग दिखाई नहीं देते। अरे बाप रे, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है बेटी। मेरी सेहत की चिंता आप मत करो और जाकर अपनी आंखों का चेकअप कराओ। वो गली देख रहे हैं, वहाँ डॉक्टर गुप्ता बैठता है, उसके पास मत जाना, चाहे कहीं भी चले जाना। क्यों भाई, क्या बुराई है उसमें? अरे ढोंगी है ढोंगी। पिछले साल उसकी दुकान पर स्वास्थ्य विभाग का छापा पड़ा था, डिग्री विग्री सब फर्जी निकली थी उसकी, लेकिन यहाँ के बेवकूफ लोग फिर भी उसी के पास जाते हैं। बताओ। ठीक है, नहीं जाऊंगा उसके पास। दिव्या ने रंगा के सामने गुस्से से हाथ जोड़े और वहाँ से भन्नाती हुई निकल गई। लेकिन जाते जाते उसने डॉक्टर गुप्ता की बुराई करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर रात को, हाँ जी मैडम, शादी को 40 साल पूरे होने वाले हैं, बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ठीक है, फिर हम अपनी पसंद से लेकर आएंगे तुम्हारे लिए तोहफा। अच्छा जी, ऐसा क्या खास है? खास तो है, पर अभी नहीं, 2 दिन बाद दिखाएंगे, शादी की सालगिरह वाले दिन। रसोई के बाहर बैठकर महेश और रीना एक दूसरे से बात कर रहे थे। जो रसोई में काम कर रही दिव्या सुन रही थी। फिर थोड़ी देर बाद, क्या दे रहे हो गिफ्ट में मम्मी पापा को? ओ शिट, मैं तो भूल ही गया कि उनकी एनिवर्सरी है। कल ही कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता हूँ। आप ना अपने पापा से सीखो, कितने साल हो गए उनकी शादी को, वो तब भी मम्मी जी से कितना प्यार करते हैं। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? अरे फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैंने तुम्हें सोने की अंगूठी दी थी। हाँ तो इतना बड़ा गिफ्ट भी नहीं ले आए थे तुम मेरे लिए। दिव्या को ये भी नहीं पता था कि उसके ससुर उसकी सास को क्या गिफ्ट देने वाले हैं, पर वो उससे पहले ही अपने पति से भिड़ गई। लड़ाई हुई तो दिव्या गुस्सा होकर घर से बाहर पार्क में जाकर बैठ गई और वहीं बेंच पर एक पुराने से कपड़ों में एक लड़की बैठी रो रही थी, जिसे देखकर दिव्या ने अपना गुस्सा कुछ कम किया और उससे पूछा, तुम कौन हो और ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। अरे बताओ भी। दीदी मेरा नाम महिमा है और मैं गली नंबर 5 में रहती हूँ। वहाँ मेरा ससुराल है, पर मेरे ससुराल वाले बहुत खराब है। मैं दिन भर काम करती हूँ लेकिन किसी को मेरी कद्र ही नहीं है। हाँ बहन, बस यही हालत मेरी भी है। अरे मेरी एक सहेली है, उसकी किस्मत पता है कितनी अच्छी है कि। दिव्या महिमा को अपनी सहेली की बात बताने लगी और महिमा भी बहुत चाव से सुनने लगी। अगले दिन वो फिर मिली। अच्छा महिमा, मैं चलती हूँ, आज ना मेरे सास ससुर की शादी की सालगिरह, बड़ी तैयारी करनी है। बड़े लकी हैं आपके सास ससुर, जो ने आप जैसी प्यारी बहू मिली। जाओ आप दीदी, हम कल मिलते हैं। अपनी तारीफ सुनकर दिव्या फूली नहीं समा रही थी। उधर शाम को घर पर केक कटा और फिर, लो जी रीना जी, आज मैं आपको ऐसा तोहफा देने वाला हूँ जो आपका बरसों का सपना था। ये लो। है इतना प्यारा हार, क्या ये? हाँ, पूरे 11 तोले का है, 9 लखा। यही चाहती थी ना आप? 9 लखा हार देखकर दिव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उस रात दिव्या ने अपने पति से 9 लखे हार पर फिर लड़ाई कर ली और फिर अगले दिन वो फिर जाकर महिमा से मिली और उससे चुगली करने बैठ गई। 1 हफ्ते बाद जब दिव्या महिमा से मिलने आई तो महिमा उसे कहीं नहीं मिली। अपनी चुगली पार्टनर को ना देखकर वो उदास हो गई और घर आ गई। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची वहाँ तो कोहराम मचा हुआ था। अरे ऐसे कैसे खो गया है? अरे भगवान, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है अभी तक, पूरे 9 लाख का था वो। माँ याद करो माँ, कहाँ रखा था? अरे उसी जगह रखा था, जूते की रैक के पीछे बनी छुपी दराज में। पापा, कहीं हार चोरी तो नहीं हो गया ना? अरे ऐसे कैसे चोरी हो जाएगा? पहली बात तो हम चारों के अलावा उस दराज के बारे में किसी को पता नहीं है, और दूसरा चोर आएगा तो कुछ और भी तो चुराएगा ना। अरे सब ऐसे ही रखा है, कुछ चोरी नहीं हुआ उस 9 लखा हार के सिवाय। इतना सुनते ही दिव्या वहीं अपना माथा पकड़कर बैठ गई। आपके पति आपसे बहुत प्यार करते होंगे ना दीदी? अरे हाँ, 1 नंबर के कंजूस पति हैं। पता है मेरे ससुर ने 40 सालों बाद मेरी सास को 9 लखा हार दिया है, सोचो। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर दीदी आगे जाकर तो वो हार आपका ही होगा ना? क्या बात कर रही हो दीदी, उस हार को आपने छूकर भी नहीं देखा क्या? कहाँ यार, वो हमारे घर में एक छुपी हुई दराज है जूते स्टैंड के पीछे। उसकी एक ही चाबी है जो सास हमेशा अपने पास रखती है। मुझे तो कभी फटकने भी नहीं देती उस रैक के पास। दिव्या को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ गई थी कि उसने अपनी चुगली की आदत से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब ना तो वो हार उसकी सास का था और ना उसका। पर हिम्मत करके उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई और फिर पुलिस को, और किस्मत से हुलिये के आधार पर पुलिस ने महिमा और एक आदमी को पकड़कर हार बरामद कर लिया। आप तो वही अंकल है ना? हाँ, मैं चोर हूँ, और जिस दिन तुम मुझसे टकराई थी तभी मैं समझ गया था कि तुम बहुत बेवकूफ हो, और मैंने ही महिमा को तुम्हारी दोस्त बनने को कहा था। पर हमारी किस्मत खराब निकली कि हम हार चुरा कर भाग नहीं पाए।
पापा जी, मम्मी जी, रोहन, आप सब मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी की चुगली नहीं करूंगी और अपनी आदत भी बदल दूंगी। पक्का ना? अगर ऐसा है तो तू ये हार पहनकर देख सकती है। और फिर वाकई दिव्या ने चुगली करना छोड़ दिया और हमेशा खुश रहने लगी।